देखिए लॉन्ग टेल श्राइक, ये एडल्ट और जुवेनाइल है जी। ओके। ये फीमेल लॉन्ग है टेल श्राइक, और इसमें ये बच्चा है। हाँ फीमेल है और उसके साथ में बच्चा है। बुचर बर्ड पर ग्रेटर कुकल है कैच के साथ, आई थिंक कैटरपिलर टाइप का कुछ था। थोड़ा लंबा है। हाँ लंबा था वही, उसका नेस्ट है। कैटरपिलर होगा। अच्छा नेस्ट है उसका, इसी पेड़ में नेस्ट है। ये स्पॉटेड आउलेट है इधर। स्पॉटेड आउलेट तो पहले भी देखा हुआ है लेकिन फिर भी स्पॉटेड आउलेट ओवर हियर। दूसरा to see this one. ये एक और स्पॉटेड आउलेट है। बस अभी हम कौन से एरिया में आ गए हैं संदीप जी? थोड़ा सा आगे करेंगे संदीप जी। कलश। एक फिट आगे। कलश, अच्छा। आउल्स को बड़ा यूनिक माना गया है क्योंकि इनमें कई स्पेशल फीचर्स होते हैं। आउल्स भी रैप्टर्स में ही आते हैं लेकिन ये नॉक्टर्नल रैप्टर्स हैं, मतलब नाइट में हंट करते हैं। और जब ये उड़ते हैं तो इनके पंखों से बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है। हाँ। साथ में इनकी हियरिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है और एक ही साउंड को ये 2 बार सुनते हैं, सर घुमाते हैं। और सबसे अच्छी बात है इनके गर्दन में जो है वर्टिब्री के जो नंबर है ना वो ह्यूमन से डबल होते हैं। नंबर 14 सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं। तभी ये पूरा हाँ रोटेट पूरा कर लेते नेक हैं ना। 270 डिग्रीज घुमा लेते हैं। now I और understand. उसके अलावा ये जैसे ब्रांच पे बैठे हैं ना तो डायरेक्टली कूद जाते हैं ऊपर से, मतलब बिना पंख फैलाए। और विजन तो इनकी होती है बहुत अच्छी। तो ये सारे फीचर्स की वजह से ना इनमें ऐसा समझते हैं लोग कि बड़े स्पेशल पावर्स है आउल के पास, कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं। ये फीमेल शिक्रावटी है, वो पहले देखा था हमने मेल था और वो थोड़ा जुवेनाइल था। ये फुल ग्रोन है, फीमेल शिक्रा है, इसके उड़ गई। इसका आइरिस का कलर येलो था। उधर आगे बैबलर्स बहुत मॉब कर रहे हैं किसी चिड़िया को, तो मोस्ट लाइकली किसी कोई ना कोई रैप्टर होगा। ये शायद टर्माइट हिल है छोटा सा। और रैप्टर में मोस्ट लाइकली यहाँ पे आउल होने की संभावना है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं उधर। थोड़ा आगे है उस डायरेक्शन में, वहाँ से वो देखिए बैबलर की आवाज़ आ रही है, दिख भी रहे हैं। उस वाले पेड़ पर है कुछ। इस जगह पर हो सकता है। अभी इस जगह के आसपास कहीं पे रॉक ईगल आउल बैठा हुआ है। हमने इसको उड़ के जाते हुए देखा, ये जो पाइप्स हैं इसको क्रॉस करके आगे जाते हुए देखा हमने। लेकिन अभी वहाँ पे लगातार बर्ड्स मॉब कर रही हैं, चींची चींची लगातार आवाज़ आ रही है। इसका मतलब वो वहीं पर कहीं पे बैठा हुआ है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि शायद वापस उड़ के इस तरफ आए। ये जो घाटी सी बनी हुई है, दोनों साइड इसके खड़ी दीवारें हैं, इस पर ये बैठना पसंद करते हैं। और इसी में छोटे छोटे जो हॉलोज़ हैं उसमें डस्की क्रैग मार्टिन ने भी अपने नेस्ट बना रखे हैं। कि आपका रिएक्शन क्या हो रहा है? हाँ, यस बताइए सर बताइए। ऑल नॉलेज इज वेलकम। ऑल नॉलेज। वूली नेक स्टॉक का नेस्ट बनाते हैं ना, हाँ, तो मोटी मोटी ब्रांचेस से बनाते हैं। हाँ हाँ दे आर हेवी यस एंड दे आर स्ट्रांग एंड करेक्ट। ओके, एंड बड़ा नेस्ट होता है उनका। नाउ टू मेक यूज दोज ब्रांचेस, वन स्टॉक, if it's really heavy branch, one stalk is not able to lift and place it. So both the stalks join hands. One stalk picking up from one end, other stalk picking up from the other end, and positioning that branch in the nest together. Now this sort of a behavior I had not seen in any other bird. This is akin to what humans do. यस, अगर villages वगैरह में देखा होता है, दोनों मिलके करते हैं। हाँ, दो आदमी मिलके वो उसका रूफ के ऊपर वो जो पहुंचाना होता है, एक इधर पकड़ता है एक इधर पकड़ता है, वो पहुंचाता है। एंड स्टॉक्स डू इट। सो आई वाज अमेज्ड टू सी दिस। हमारे उधर जो डिगल टोल प्लाजा है वहाँ पर एक बड़ा सा टावर है बिजली का, उस पे वुली नेक स्टॉक का परमानेंट नेस्ट 3 साल तक तो परमानेंट था। मतलब 2021 से मैं देख रही थी वही नेस्ट चलते चलते विंटर में भी रहता था, समर में भी। फिर इस टाइम पे ब्रीडिंग का शुरू हो जाता है उनका। लास्ट ईयर तक था वो, इस साल गिर गया था वो। फिर अभी मैंने आते हुए जब इस बार मैं गुड़गांव आई तो मैंने देखा कि वहाँ पे दोबारा उन्होंने बना लिया है।
वो नया नेस्ट है, पता चल रहा है साफ साफ कि ये नया है। उसी नेस्ट में मैंने उनके चिक्स भी रिकॉर्ड किए हैं, Oh, wow. मतलब जुवेनाइल्स, उसमें बढ़िया 2 वुली नेक स्टॉक है उधर। और सारस की भी एक फैमिली है वहाँ पे, सारस के भी जुवेनाइल अभी फेब मार्च में घूम रहे थे। अभी तो 2 अडल्ट ही हैं, 2 अडल्ट एक साइड में है रोड के और ऑपोजिट साइड में 2 अलग अडल्ट हैं, तो बढ़िया है। हाँ 2 पेयर्स हैं। बोट सफारी शुरू हो चुकी है हमारी। आउटसाइड बर्डिंग करने के बाद हम वापस आए हैं यहाँ पर संदीप नागरे जी के जो होम स्टे है वहाँ पर, और इसी जगह पर से बोटिंग शुरू होती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो उजानी डैम है, भीमा रथी नदी पर जो डैम बना हुआ है, उसके जो बैक वाटर्स हैं वहीं पर ये सारा कुछ बोटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो जो संदीप नागरे जी का जो होम स्टे है उसका नाम भी अग्निपंख है, और अग्निपंख खास जो है वो फ्लेमिंगो का नाम होता है, तो इसीलिए इसका नाम अग्निपंख रखा गया है। उसमें उनका क्या पास्ट हिस्ट्री है, क्या एक्सपीरियंस है, वो तो बोटिंग से वापस आके जब लंच करेंगे उस समय फिर उनसे मैं पूछूंगी। तो अभी फ़िलहाल हम बोट में बैठ के जा रहे हैं, और देखिए पानी जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है, इसमें नदी का पानी बढ़ा हुआ है काफ़ी। बोट छोटी वाली बोट है, और साइड टू साइड जो है ये थोड़े हिचकोले खा रही है, और पानी जो है वो मोटर से उड़ उड़ के जो है ना हमारे कपड़ों पे भी आ रहा है। तो थोड़ा डर तो लग रहा है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी साइड में देखिए यहाँ पे ग्रेट कॉर्मोरेंट्स दिख रहे हैं हमें, 4-5 ग्रेट कॉर्मोरेंट्स बैठे हुए हैं। ग्रेट कॉर्मोरेंट्स की खासियत होती है कि इनके नेक के पास में थोड़ा येलो कलर का पैच होता है, और बड़े साइज़ के होते हैं इंडियन कॉर्मोरेंट के कंपैरिजन में। ज़्यादातर यहाँ पे ग्रेट कॉर्मोरेंट और इंडियन कॉर्मोरेंट है, छोटे वाले भी होंगे लिटिल कॉर्मोरेंट्स। कॉर्मोरेंट्स की तो कोई गिनती ही नहीं है कि कितने हैं यहाँ पे, 200, 400, 500 कॉर्मोरेंट्स हो सकते हैं। और यहाँ पर ख़ास जो हमें उम्मीद है वो है फ्लेमिंगो देखने की। अभी सुबह पता किया था संदीप जी ने, तो बताया था किसी ने कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे इनके ही बोट वाले हैं जो हमें लेके जा रहे हैं, तो उनसे ही पता किया था उन्होंने कि फ्लेमिंगो अभी भी दिखाई दे रहे हैं नहीं या नहीं। तो उन्होंने बताया कि हाँ ग्रेटर फ्लेमिंगो है यहाँ पर। तो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभी हमें दिखेगा जब थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा हमें टाइम लगेगा, करीब करीब 20-25 मिनट वहाँ तक पहुँचने में, और उसके बाद हम रुक के वहाँ पे बर्डिंग करेंगे। देखते हैं रास्ते में बारिश ना शुरू हो जाए कहीं। हालांकि मेरे पास छाता तो मैंने नहीं रखा है कि बोट पे काम नहीं आएगा ज़्यादा। मैंने एक पॉलीथीन रखी हुई है, पॉली बैग है पॉलिएस्टर का, जिसके अंदर की कैमरा बैग और पर्स, मोबाइल वगैरह रखा जा सकता है। तो अभी न्यूटन सर है मेरे साथ और मेरी फ्रेंड भी है, और हम लोग अभी जा रहे हैं उसी पॉइंट की तरफ जहाँ पर वो फ्लेमिंगोज दिख रहे हैं। अभी साइड में यहाँ पर जो सफ़ेद चिड़िया जितनी दिख रही हैं, इसमें ज़्यादातर स्पून बिल है और ईग्रेट्स होंगे। एक आध पेंटेड स्टॉक भी बीच बीच में दिख रहा है। तो ये सफ़ेद वाले बर्ड्स तो यही हैं। फ्लेमिंगोज के बारे में मैं कुछ बताऊं तो जो ग्रेटर फ्लेमिंगो है, अभी जब दिखेगा तब भी दोबारा बताऊंगी। ये बड़े यूनिक बर्ड्स होते हैं, इनका अपना ऑर्डर और अपनी फैमिली है। और ग्रेटर फ्लेमिंगो फैमिली की सबसे बड़ा स्पीशीज़ है। 2 ही स्पीशीज़ इंडिया में रिकॉर्डेड हैं, ग्रेटर एंड लेसर फ्लेमिंगो। तो इसमें जो ग्रेटर फ्लेमिंगो है उसका हाइट जो है करीब करीब 1.5 मीटर तक हो सकता है, उतना ही जितना सारस क्रेन का होता है। लेकिन जो लार्जेस्ट मेल इसमें रिकॉर्ड किया गया है वो करीब 187 सेंटीमीटर्स तक गया है उसका हाइट, मतलब कि 6 फीट लंबे तक भी हो सकते हैं। तो और वेट इनका 4 से 6 किलो के बीच में होता है। बाकी जो बॉडी पे इनका जो फेदर्स होते हैं वो ज़्यादातर पिंकिश वाइट होते हैं, और लेकिन जैसे ये पंख फैला के जब उड़ने लगते हैं तो तब आपको नीचे के फेदर्स बिल्कुल रेड कलर के, रेडिश पिंक एकदम दिखाई देंगे। और जो इनका बीक होता है वो बड़ा स्पेशलाइज्ड होता है। जिस तरह स्पून बिल का मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है, इस वीडियो के साथ में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी स्पून बिल वाले वीडियो का। उसमें मैंने ये बताया है कि जो स्पून बिल्स जब खाते हैं तो कैसे करते हैं कि पूरा जो मिट्टी और पानी वगैरह है वो मुंह में ले लेते हैं, और उसके बाद साइड टू साइड अपने सर को हिलाते हैं। तो वो एक छलनी की तरह से जो मिट्टी और बाकी चीज़ें होती हैं वो गिर जाती हैं, और जो खाने की चीज़, जो मतलब भर की चीज़ है, वो उसके मुंह में रह जाता है। तो इसी तरह फ्लेमिंगोज भी फिल्टर एंड फीड वाला मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। ये मुंह में बहुत सारा भर लेते हैं मिट्टी, और ये ज़्यादातर जो है कोस्टल एरियाज में रहते हैं जहाँ नमकीन पानी है। मतलब जो समुद्र का, यहाँ पर तो फ्रेश वाटर है, लेकिन समुद्र के कोस्ट के साथ में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, और नमकीन पानी वहाँ पे होता है। तो ये पैरों से जो है उसको एजिटेट करते हैं, और उसके बाद फिर मुंह में भर लेते हैं, और उसके अंदर से
जो मिट्टी वगैरह बालू वो सब कुछ गिरा देते हैं, और जो खाने की चीज़ें हैं उसके अंदर जो शेल फिश वगैरह, मोलस्क, क्रस्टेशियंस, यही सब खाते हैं ये लोग। तो वो जो है वो मुंह में रह जाता है और उसको ये निगल लेते हैं। तो अब बस पहुंचने वाले हैं हम उस जगह पर जहाँ पे हमें फ्लेमिंगोज दिखेंगे, और उम्मीद है कि साइटिंग अच्छी रहेगी। और भी पक्षी हैं यहाँ पे इस समय, रिवर टर्न, विस्कट टर्न, और कुछ माइग्रेटरी डक्स की वैरायटी है। टर्न्स भी माइग्रेटरी होते हैं बाय द वे, अभी ये दिखेंगे देखिए तब दोस्तों, बताऊंगी। कई सारे फ्लेमिंगोज हैं यहाँ पर, ये देखिए। ये लेसर लेसर विस्लिंग डक, अच्छा वो स्वैम पेन है। ये देखिए फ्लेमिंगोज हैं, और सीज़न के बाहर हमें फ्लेमिंगोज दिख रहे हैं, बाकी सारे बर्ड्स तो दिख ही रहे हैं। ये देखिए फ्लेमिंगोज की फ्लाइट। दोस्तों ग्रेटर फ्लेमिंगोज तो अभी काफ़ी नंबर में है, वो कोई उन पे कोई खतरा नहीं है इस समय, लेकिन लेसर फ्लेमिंगोज जो है वो नियर थ्रेटेंड है IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, फ्लेमिंगोज की वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये उत्तरी अफ्रीका से लेके सब सहारन अफ्रीका, मिडल ईस्ट और सदर्न एशिया, जिसमें कि भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब एरिया में, और उसके अलावा सदर्न यूरोप में भी मिलते हैं। भारत में इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्रीडिंग साइट है वो है गुजरात में नल सरोवर, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी और इथोल बर्ड सेंचुरी, ये 3 जगह हैं। गुजरात में स्पेशली कच्छ वाला जो एरिया है, वहाँ पर विंटर में आपको फ्लेमिंगोज की ब्रीडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा नंबर में फ्लेमिंगो मिलेंगे। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी, मुंबई में, ठाणे में, ये सब एरिया में लाखों की संख्या में फ्लेमिंगोज आते हैं। और इतनी ज़्यादा संख्या में आते हैं कि जिस जगह पानी पर ये बैठते हैं ना, वो पूरी जगह जो है वो पिंक कलर की नज़र आती है, पिंक या रेड। जब आप ऊपर से देखेंगे, अगर फ्लाइट से आप देख रहे हैं सपोज, तो आपको वो पूरी जगह जो है वो पिंक दिखेगी। वो पिंक इसलिए होता है क्योंकि इनके पंखों में कैरोटीनॉइड्स होते हैं, वो उनको खाने से मिलता है। तो अगर इनके डाइट से कैरोटीनॉइड्स हटा दिए जाएं, जो ये खाते हैं, शेल फिश वगैरह, मोलस्क, ये सब खाते हैं, तो कैरोटीन कंटेनिंग वाले प्राणियों को खाते हैं। अगर इनको इनके डाइट से हटा दिया जाए, इसको कैप्टिविटी में प्रैक्टिस करके भी देखा गया है, तो इनके ये जो पिंकिश रेड कलर है ये गायब हो जाता है। यहाँ पर देखिए झुंड के झुंड कॉर्मोरेंट्स है, इतने ढेर सारे कॉर्मोरेंट्स है, वो वाला एरिया पूरा ब्लैक नज़र आ रहा है। लेकिन इनके बीच में ही लेसर विस्लिंग डक्स भी हैं, ग्रे हेरन है, और कुछ ब्लैक विंग स्टिल्ट्स भी इनके बीच में घूम रहे हैं, कुछ पेंटेड स्टॉक्स घूम रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर काफ़ी अच्छा नंबर टर्न्स का है। टर्न की स्पेलिंग TERN है। और यहाँ पर 2 वैरायटी है टर्न के, एक रिवर टर्न है जिसकी चोंच पीले रंग की दिख रही है, और एक है विस्कर्ड टर्न। ये मैंने आपको पहले मंगला जोड़ी वाले वीडियो में भी दिखाया है, लेकिन उस टाइम पे ये नॉन ब्रीडिंग प्लूमेज में था, और अभी ब्रीडिंग प्लूमेज में दिख रहे हैं, विस्कर्ड टर्न। अब ये टर्न्स जो है ये भी ऑर्डर कैराड्री फॉर्मिस में आते हैं, सेम वही ऑर्डर जिसमें कि लैपविंग्स रहती हैं। और अभी दोस्तों टर्न्स में जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उसमें आर्कटिक टर्न है। ये मैंने पहले भी आपको उन वीडियोस में बताया है जिसमें मैंने माइग्रेटरी बर्ड्स के क्या क्या रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। जैसे हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड बार हेडेड गूज होता है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन तक कौन उड़ सकता है, उसमें वही ब्लैक टेल गॉडविट आपका आता है जो नेशनल बर्ड है नेदरलैंड्स का। उसी तरह से जो आर्कटिक टर्न होता है ये हर साल पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है, मतलब ये सबसे लॉन्ग डिस्टेंस उड़ने वाला पक्षी है। तो आर्कटिक टर्न रिकॉर्ड होल्ड करता है फॉर द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड ड्यूरिंग माइग्रेशन। मतलब कि ये करीब करीब 76,000 किलोमीटर फॉलो, जो इसका पाथ है वो करीब करीब 76,000 किलोमीटर है, अगर मुझे सही याद है तो। हो सकता है कि मैं गलत बोल रही होंगी, लेकिन आर्कटिक टर्न डेफिनेटली रिकॉर्ड होल्डर है। नाम तो मुझे अच्छे से याद है इसका, कि ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्लाई करने के लिए रिकॉर्ड होल्डर है। ये लेसर विस्लिंग डक्स है।
रिवर्टन के पास में था, उस साइड दिखा मेरे को 2 बार, उस साइड जाने वाला है, लेकिन इधर ही रिवर्टन चेक कर रहा था, खाली एक ही है ना। एक ही है। और पिछले पहले सालों में भी दिखा, वो ज़्यादा दिन नहीं दिखता, वो थोड़े दिन दिखता है और फिर कहीं 2 चला दिन जाता दिखा खाली, सुबह वो और घूमते फिरते कोई आ गया होगा, हो सकता है। है। हाँ जी। मैं कह रही हूँ हो सकता है एक आध कोई आ गया होगा, ग्रुप नहीं आया ना उनका शायद। हमारी शंकर इतना टाइम में उतरा होगा वो, ऐसा भी होता है। टर्न्स हैं, रिवर टर्न्स हैं बहुत सारी, ये देखिए बहुत सारी है। थोड़ा हेड पे ब्लैक है, बीक वाइट कलर, येलो कलर की है, बॉडी वाइट है। ये ग्लॉसी आइबिस है। कैटल जैसे लग रहा है। इधर आपका टर्न्स हैं, बाकी स्पॉट बिल डक्स हैं। हाँ, मैं तो भूल गया कहाँ, यही बीच में स्पॉटबिल डक के बीच में कहीं। इसमें विस्कर्ट टर्न और रिवर टर्न दोनों हैं। जिनके येलो वाले बिल हैं वो रिवर टर्न है, और दूसरे जो ब्लैक बिल वाले हैं वो विस्कर्ट टर्न है। लेसर विस्लिंग डक यहाँ भी है, कॉर्मोरेंट कॉलोनी के बीच इधर एक आध टर्न भी है शायद वहाँ पर। 2 लेसर विस्लिंग डक है यहाँ पर, और ग्रे हेरन भी है। 2 नहीं 3 है लेसर विस्लिंग डक। ये रिवर टर्न और विस्कर्ट टर्न एक ही फ्रेम में दिख रहे हैं, अब थोड़ा पास से दिख रहे हैं। विस्कर्ट टर्न जो है ब्रीडिंग प्लूमेज में है। स्पून बिल आ गए, ये गए स्पून बिल, क्या बात है। कॉर्मोरेंट्स के साथ उड़ रहे हैं। यहाँ कॉर्मोरेंट्स के साथ में लेसर विस्लिंग डक्स भी बैठी हैं। पेंटेड स्टॉक है, ग्रे हेरन है, ईग्रेट्स हैं। इतने कॉर्मोरेंट जा रहे हैं, सारे कॉर्मोरेंट उड़ के इधर जाके यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। ढेर सारे। हाँ, ये उसकी बेली वगैरह ब्लैक है, 1 2 है, ज़्यादा है, 2 3 है। कई सारे हैं सर, विस्कर्ट कई सारे हैं। इसका टर्न ब्रीडिंग प्लूमेज नहीं है, 7-8। ये रिवर टर्न है सारी की सारी, ये वाली विस्कर्ट टर्न है जो सामने बैठी है। पीले चोंच वाली जितनी है वो सारी रिवर टर्न है। ये रहा रिवर टर्न। ये वाला स्पॉटेड रेड शैंक है, मोस्ट लाइकली ये टर्न्स के बीच में जो घूम रहा है, एक ही है अभी। और इनमें बहुत बार बताया मैंने पहले भी कि पॉलीएंड्रस होते हैं ये, इंक्लूडिंग जकानास ऑल्सो पॉलीएंड्रस। एक ही सैंड पाइपर है यहाँ पर अभी। वापस निकल रहे हैं अब, काफ़ी बर्डिंग हो गई और काफ़ी अच्छी बर्डिंग हुई। फ्लेमिंगोज भी दिख गए, टर्न्स भी दिख गए।
लेसर विस्लिंग डक और बाकी रूटीन बर्ड्स जो दिखते हैं वो तो दिख ही गए। मेरे को लगा बैक टू स्टे थे पहले। अभी देखिए यहाँ पर भी ये ग्रेट कॉर्मोरेंट भी बैठे हुए हैं। अब वापस निकल चुके हैं और वापस निकल के भी जाके हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद शायद एक और सफारी करेंगे। तो आज का दिन तो बहुत ही प्रोडक्टिव रहा। अभी बारिश भी आ गई थी, शायद फिर आ जाए, तो इसके लिए मैं एक प्लास्टिक रखती हूँ जिसके अंदर की कैमरा का बैग मैं रख सकूँ जिससे कि वो गीला ना हो। अभी बस बोट वापस घुमा रहे हैं। दोस्तों ये संदीप नागरे जी का फ्लेमिंगो बर्डिंग पॉइंट है और उन्होंने ही आज हमें बर्डिंग कराई। उसके बाद हमने बोटिंग भी किया और अभी शाम को फिर जा रहे हैं बर्डिंग करने। तो ये इनका होम स्टे भी है साथ में, फूड अरेंजमेंट्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, स्टेइंग अरेंजमेंट भी है। तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं पुणे बिग वन की तरफ बर्डिंग करने तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और ये देखिए क्या अमेजिंग फोटोग्राफ्स यहाँ पर हैं। वो खुद भी बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं और भी बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स यहाँ पर आते हैं। ये वाला देखिए क्या अमेजिंग फ़ोटो है। हमें भी फ्लेमिंगोज दिखे हैं, साथ में इसमें रैप्टर भी है। ये देखिए बर्ड एटलस भी है, बर्ड्स ऑफ कुंभरगांव, और ये इनकी खुद की खींची हुई, ये संदीप नागरे जी, हाँ आपकी खुद की खींची हुई फोटोग्राफ्स है ना ये? एक बार खोलना थोड़े पेजेस। हाँ ये देखिए कुंभरगांव ये जगह है जहाँ पर हम अभी हैं। और ये देखिए ये इन्होंने एक छोटा सा गाइड बुक बनाया है, बहुत ही प्यारा है। मेरी रिकमेंडेशन है 100% आप इस जगह पर ज़रूर आएँ। साथ में मैंने नंबर आपको शेयर कर दिया है और आप उनको कॉल करें और अपनी सफारी बोटिंग वगैरह। ये थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है, पूरा साल ओपन रहता है, थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है। अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप की बर्डिंग होती है। तो आप ज़रूर आइए। यहाँ पे ग्रासलैंड में मैमल्स भी है, तो आपकी बढ़िया ट्रिप हो जाएगी। संदीप नागरे जी हैं और आज इन्होंने ही हमारा सफारी लीड किया था। तो आपका कितने साल से आपका बर्डिंग यहाँ पे चल रहा है? जैसे कि मैंने जब खुद से स्टार्ट किया तो जब एट सेटल में था, जैसे कि 15 ईयर्स शायद। अच्छा। तो जब मेरे पिताजी तो फिशिंग करते थे, उनके साथ में बोट में जाता, तो कई सारे बर्ड्स दिखने लगे तो अच्छे लगने लगे, उसमें इंटरेस्ट बढ़ गया। तो इससे मुझे याद है जब मैं पूना के एक सीनियर गेस्ट घुमाए थे, जो पहली बार जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तो ऐसे वो पानी किनारे घूम रहे थे तो उनके पास कैमरा दिखा, बैनर दिखे, तो कुछ अजीब लगा कि वो फोटो खींच रहे थे। तो मैं उनके पीछे ही घूमने लगा। तो उन्होंने बहुत 1 घंटे के बाद मुझे पूछा कि बहुत टाइम से देख रहा हूँ, मेरे पीछे घूम रहा है, क्या बात है? मुझे सर कुछ नहीं है, मुझे भी ये बर्ड देखना अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कि ये वो मुझे देखना है, कोई दिखाएगा क्या? तो मैंने कहा कि हम ठीक है हम दिखाएंगे। मैं और मेरा छोटा भाई लेके गए, फ्लेमिंगो दिखाए, कई सारे उन बर्ड्स के नाम बताए, लेकिन सब अंग्रेजी बताया तो सही याद नहीं रहा। समझ गया। लेकिन फ्लेमिंगो का नाम जो उन्होंने बताया कि उसको फ्लेमिंगो बोलते हैं, रोहित बोलते हैं, अग्निपंख बोलते हैं। अग्निपंख। तो आज मेरा टीम का नाम इसीलिए आपने बिकॉज उससे शुरुआत हुई थी आपकी। जब उन्होंने वापस आए तो हम दोनों को 50 रुपये थे, 50 रुपये भी हमारे लेकर। तब तो बस गाँव में कोई कॉन्टैक्ट नहीं था या कुछ ऐसा नहीं था, बस उनको मैंने घर लाया, मेरा घर दिखाया और चले गए। तो बाद में उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स को भेजा कि ऐसे ऐसा नाम का लड़का है, उधर जाओ। ऐसा ही मेरा जर्नी शुरू हुआ ये टूरिज्म का। धीरे धीरे लोग बनने लगे, लेकिन गाँव में काफ़ी हंटिंग होता था। तो हंटिंग कैसे बंद करिए थोड़ा तो मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं गाँव के जितने बच्चे इनको इसमें इन्वॉल्व करूँगा, फिर मतलब उनको भी थोड़ा गाइड करने के साथ ले जाओ, उनको भी पैसे मिलेंगे। उनको पैसे मिलेंगे तो शायद ये हंटिंग रोकने का एक तरीका है। तो मैंने ऐसा ही किया था। एक अपना 2006 में एक टीम बने, अग्निपंख नाम से। तो गाँव के कुछ साथी मिलकर जमा करिए और हमने ये केस घुमाना शुरू किया। तो हर एक को थोड़ा पैसे मिलने लगे। तो उसमें हमने फिर धीरे धीरे 2008, 9, 10 तक लोगों को समझा कर यहाँ का हंटिंग पूरा बंद करवा दिया। तो जैसे ये भिगवन मतलब एक बाजू में शहर है, तो फिर मेन कुंभार गाँव, मेन सेंचुरी है कुंभार गाँव है। सब लोग भिगवन के नाम से जानते हैं, लेकिन मेन जो है सब ये कुंभार गाँव में है। तो यही से अपना ये कुंभार गाँव भिगवन का नाम मतलब बहुत बड़ा हुआ है, काफ़ी लोग आने लगे। फिर हमने जो वेटलैंड था, वेटलैंड के फिर बाद जो आउटस्कर्ट है भिगवन के, वहाँ एक्सप्लोर किया। वहाँ का जो चाइनाज है, उनसे कई सारे रास्टन बर्ड्स हैं, वो लोगों को दिखाना शुरू किया। और आज अच्छा लगता है कि जो अपना बचपन का हॉबी है वो खुद मतलब मुझे भी मिला है, इससे रोजगार मिलता है और पूरे गांव को भी इससे रोजगार मिल रहा है। तो अच्छा लगता है कि
जॉब करने की वजह से जो मेरा जो ये हॉबी है ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपकी स्टोरी बिल्कुल मंगला जोड़ी की तरह है। मंगला जोड़ी ओडिशा में है, हाँ, उसका भी स्टोरी यही है, वो दैट इज पोचर्स टर्न प्रोटेक्टर्स। और मंगला जोड़ी आज एक केस स्टडी भी है, जो ऑर्निथोलॉजी के जितने भी कोर्सेज होते हैं, तो उसी तरह आपका बिगवान भी केस स्टडी बन सकता है, बिकॉज आपका भी सेम केस है। आपने भी उसी तरह लोगों को पोचिंग करने से रोका, उनको रोजगार का अवसर देकर। उनको लगता है कि अब ये पक्षी हमारे दोस्त हैं, इनको हमें मारना नहीं है। तो बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। आपका नंबर और इस जगह का एड्रेस मैं शेयर कर दूंगी अपने वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि अभी नेक्स्ट सफारी में और भी बहुत कुछ देख के या जाएंगे। बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, थैंक यू।